हाँ भाई, जीएसटी की टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट है। बहुत ही सिंपल जो टेस्ट था कि एक बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते थे। इन चैप्टर्स में मेन टॉपिक होता है कॉम्पोजिशन, उस पर हमने काफ़ी पूछा। अब पहला सवाल सबको आता होता है, ये पहले चैप्टर से ही हम पढ़ रहे होते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन पेट्रोलियम, ये वाले प्रोडक्ट। अभी इसमें थ्योरी इसलिए आंसर पीडीएफ दी है कि वर्डिंग वुडिंग प्रॉपर लिखी हुई है, प्रैक्टिकली बता दो क्या होता है भाई सीन, सारे ही बोल दो। रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और फिर आप प्रैक्टिकली भी, बिल्कुल बिल्कुल जी, वो भी मेंशन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ते नाले हम इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में डिफरेंस होता है, ट्राई सिटी वाले बंदे देख ही सकते हैं। चंडीगढ़ में अलग रेट है, हरियाणा में अलग हो जाता है, फिर इधर आपके पंजाब में अलग। वो इसी वजह से है कि वो अभी वो जीएसटी के प्रीव्यू में नहीं आता। तो ये तो सबने लिख लिया होगा। अगला भी क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करवा रखा था, पर इसमें कई जगह लोग इधर उधर हो जाते हैं। अब कहता है एक्सप्लेन वेदर एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई। दामोदर, हमने यदि आंसर वैसे देंगे आपको, डिस्कशन ओपन ही रखेंगे ज़्यादा, ताकि आप बोलो कि क्या आपने लिखा, फिर मैं आपको करेक्ट करूं। दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट है या ट्रस्ट हु गेट्स दी आई ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पीपल डन फ्री ऑफ कॉस्ट, डोनेट क्लॉथ्स एंड टॉयज टू द चिल्ड्रन। बोलो भाई, ये सप्लाई है कि नहीं? क्या 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 चीज़ मिसिंग है? नहीं, पहले बेसिक्स में बताओ क्या मिसिंग है। कंसिडरेशन नहीं है। दूसरी दूसरी बात, शाबाश, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। बाकी प्रॉपर आंसर उनसर आपको मिल जाएंगे। जिस तरह इन्होंने बताया कि सप्लाई मस्ट बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन एक्सेप्ट शेड्यूल वन। कोई शेड्यूल वन में वो वाली एक्टिविटीज होती हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान ली जाती हैं। दूसरा कहता है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। सिंस बोथ दीज एलिमेंट्स आर मिसिंग, तो इसलिए इसे हम सप्लाई तो नहीं मान सकते। बाकी अनुज जी जिस तरह बोलना चाह रहे थे कि भाई वो शेड्यूल वन की तरफ भी थोड़ा जा रहे थे, कि जैसे हमने एज ए क्वेश्चन भी किए थे कि जहाँ एक कंपनी लैपटॉप खरीदती है, थोड़े पुराने हो जाते हैं, फिर ऐसी फ्री में चैरिटी में किसी को दे देती है, पर उन लैपटॉप्स पे पहले उन्होंने आईटीसी लिया होता है, याद है भाई? अब ऐसे में फिर आप सप्लाई बना देते हैं उसे, भाई आगे तक भी ले गए थे। हाँ, क्योंकि तुम्हारा जीएसटी में जब पहले भी आंसर लिख के आते थे ना, तुम में से कहीं इतना ज्यादा लिख देते हैं ना बेटे, ऑलमोस्ट मॉड्यूल वाली फील आ जाती है। बस ध्यान ये रखना कि ये अब मार्किंग स्कीम इसकी ये है, दो दो नंबर, दो दो नंबर, और ये एक नंबर है लास्ट वाले का। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है आप थोड़ा या और खींच सकते हैं, पर ज्यादा ऐसे टाइप आंसर ना दें, ब्रीफ रखें, एग्जैक्ट रखें। सुलेखा मैन्युफैक्चरर हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली एंड डिपो इन मुंबई, ठीक है। बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट, वो तो कराना ही पड़ेगा। Finished goods are sent from factory in Delhi to Mumbai depot without consideration so that same can be sold. स्टॉक ट्रांसफर है, ब्रांच ट्रांसफर, मतलब कि ब्रांचेस के या हेड ऑफिस के बीच में स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, रिलेटेड पर्सन है। सप्लाई मानोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जी इसमें उस, हाँ जी भाई, पूरा पूरा सेक्शन भी ला रहे हैं साथ में। सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, ला ला ये कह रहा मैं क्यों पीछे रहूं ये तो, इसके आने का मतलब फिर यही होता है, शांति नहीं होगी उस मीटिंग में। तो सेक्शन 25 वाले डिस्टिंक्ट पर्सन वो सारा लगाया है जी इसके अंदर, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट जड़ी है वो डिस्टिंक्ट पर्सन की मानी जाएंगी, और सप्लाई जड़ी है वो मानी जाएगी इस केस में। मतलब प्रिडिक्टेबल थे आंसर, तो ज़्यादा कोई वर्ड टू वर्ड पढ़ने का सेंस सा नहीं है। रमन इन इज एन ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई, हिज ब्रदर हु इज वेल सेटल इन लंडन इज ए वेल नोन लॉयर। रमन ने उससे लीगल एडवाइस ली फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू फैमिली डिस्प्यूट। ये थोड़ा जा ना, इसकी अगर ज्यादा किताबें खोल दो तो इस पे थोड़ा जा इधर उधर की भी चीजें लिखी हुई हैं। अब आप बताओ वैसे इधर क्या लिखा आपने? हम्म। हाँ, रिलेटेड पर्सन ट्रीट करोगे इसे कि नहीं, पहले बताओ। नो नो, रीजन रीजन डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके अंदर हाँ वेल नोन लॉयर है, और वो सारा हमने ये वाली बातें बुतें सारी समझा रखी हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद इसी में इसने एक सब पार्ट घुमा दिया था, वुड योर आंसर भी डिफरेंट अगर रमन ने एडवाइस बिजनेस यूनिट के रिगार्डिंग ली होती। अब वो फैमिली डिस्प्यूट से आपका ध्यान हटा के बिजनेस की तरफ ला रहा है, बाकी केस सारा सेम है, तभी इसका एक नंबर है। क्या होगा भाई? कारण कारण वो रिलेटेड वाला पंगा है ना, रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड नहीं है तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो नहीं टेक्स्ट करेंगे।
अगला क्वेश्चन जब क्लास के वक्त हुआ था ना, तब भी कई लोगों ने व्हाट्सएप पे ये डाउट पूछे थे कि यार सर ये हमें समझ सा नहीं आया जी, ये कैसे है। अब पहले ये बता दो, मैं आंसर थोड़ा सा छुपा ही लूँ तो ज़्यादा ठीक है। दमदम इलेक्ट्रॉनिक हैज़, ये आरटीपी क्वेश्चन है, सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम टू अकबर रिटेल स्टोर। एक रेफ्रिजरेटर है 500 लीटर का, 18% वाली आइटम है। स्टेबलाइजर जो पुराने ज़माने में रेफ्रिजरेटर के साथ ही, अब तो इनबिल्ट ही होते हैं, तो 12% है। एलईडी है। स्प्लिट एयर कंडीशनर है, तो उसका भी स्टेबलाइजर है, वो तो चलो अभी भी नॉर्मली साथ में लेना ही पड़ता है। दमदम इलेक्ट्रॉनिक हैज इशूड ए सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग द प्राइस, इस चीज पे ध्यान देना, इंडिकेटिंग द प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम सेपरेटली इन इनवॉइस। पहले ये बताओ, इसको तुम कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई मानोगे? नो सर। कॉम्पोजिट सप्लाई केड़ी होती है? नेचुरली, नेचुरली बंडल्ड। और उसमें टैक्सेशन किस हिसाब से होती है? प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से। कोई एग्जांपल दे दो जरा कॉम्पोजिट सप्लाई का। और भी दे दो कोई, और भी अच्छा सा। काफी हुए थे तब तो। होटल में काफी, जब आप स्टे के लिए जाते हैं तो उसमें खाना पीना, पिक एंड ड्रॉप, वो सब इंक्लूडेड होता है। तो मिक्स सप्लाई का एग्जांपल दो भाई। और दिवाली आने वाली है यार, और कोई चाहिए नहीं, लाला जी की दुकान, वो शैंपेन भी पा देते हैं आजकल तो, चॉकलेट्स भी पाते हैं, ड्राई फ्रूट भी पाते हैं, बड़ा सा थाल बना देते हैं। तो कहते हैं जी ये 5,000 रुपये का, ये 2,000 रुपये का। कम बजट वाला भी है 500 रुपये का। डेयरी मिल्क चॉकलेट भी डली होती है, चोको पाई भी डली होती है। तो वो होती है तक्का सप्लाई, जिसे हम कहते थे। मिक्स सप्लाई की टैक्सेशन कैसे होती है? हाईएस्ट रेट लगा देते हैं। हाईएस्ट रेट लगा देते हैं। अब ये ना तुम्हें वैसे ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तो यार एक बिल है। जैसे बंदे ने जिस तरह घर का सामान इकट्ठे खरीद लिया, रेफ्रिजरेटर भी खरीदा, ये भी खरीदा, सबका प्राइस अलग अलग मेंशन है बिल पे, अलग अलग टैक्स लगेगा, बात खत्म। इसमें अब मिक्स्ड और कॉम्पोजिट वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब कहता है नीचे और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है ताकि बच्चा किसी तरह तो फंसे। कहता है अकबर रिटेल स्टोर हैज़ ए सिंगल चेक ऑफ 1 लाख फॉर ऑल दीज। ठीक है जी, इन्होंने, बायर ने 1 लाख का चेक दे दिया एज ए कॉम्पोजिट डिस्काउंटेड प्राइस। हो जाता है इस तरह, क्योंकि ये नाम पढ़ने से लग रहा है कि जैसे ये भी बी टू बी ट्रांजेक्शन है। तो बी टू बी ट्रांजेक्शन में कई बार ऐसे होता है कि बिल जड़ा बनाया होलसेलर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने, दूसरी पार्टी कहती है ओ जी वो तो बिल आपने बहुत ज़्यादा बना दिया, हमने तो लाख रुपया देना, बाकी डिस्काउंट करा देना जरा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट देख लेना जरा उसके। तो ऐसा इसने कर दिया, इसने जानबूझ के यहाँ वर्ड कॉम्पोजिट यूज किया है, ताकि बंदा इधर उधर हो। स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल। तुमने आंसर क्या दिया था? मैं छुपाए रखे हूँ। मतलब कि जो जो रेट लिखे हुए हैं वो लगने चाहिए बस, है ना भाई? बाकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो जाएगी, जो रिवर्ट आएगा आपको पता ही है कि जो एक बार बिल हो जाए बाद में डिस्काउंट आ जाए तो उसकी कितना एडजस्टमेंट करते हैं। इन द गिवन केस द आइटम सप्लाइड बाय दमदम इलेक्ट्रॉनिक आर नॉट नेचुरली बंडेड। कहता है इसलिए भाई ये कॉम्पोजिट सप्लाई तो है नहीं। फर्दर ऑल्दो अकबर रिटेल स्टोर हैज पेड अ कॉम्पोजिट डिस्काउंटेड प्राइस, दमदम इलेक्ट्रॉनिक हैज नॉट चार्ज अ सिंगल प्राइस। मतलब ये तो पूरे पैकेज का एक ही प्राइस लगा देता, फिर वो मिक्स सप्लाई की तरफ चला जाता केस। याद है ना? इसलिए कहता है जी ये मिक्स सप्लाई भी नहीं है। सप्लाई ऑफ दीज गुड्स इज देयर फॉर द सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम, जो अपने अपने रेट पे होंगी टैक्स। और जो डिस्काउंट के ट्रीटमेंट की बात क्वेश्चन करना इस चाहे तो आपने वो सारा ही पढ़ा हुआ वैल्यूएशन वाले चैप्टर में कि किस तरह डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होता है। जहाँ हम वो वाली स्कीम भी पढ़ते थे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कह देते हैं कि भाई इतने से ज़्यादा प्रेशर कुकर बेचो, राइस कुकर बेचो, तो डिस्काउंट मिलेगा मंथ के एंड पे। इसलिए वो उस तरफ तो गया नहीं, क्योंकि जो डिस्काउंट की चर्चा शुरू होती है वो काफ़ी लंबी चर्चा अपने में ही। इसके बाद जी, ये शायद हमने जब मॉड्यूल में पढ़ा था मैंने कहा था कि अच्छी तरह समझ लो, ये थोड़ा नया नया एस्पेक्ट है, इस पे इंस्टीट्यूट ने इतना नहीं पूछा अभी। इसका जवाब क्या दिया अभी आप लोगों ने? क्लैरिफिकेशन दी हुई थी मॉड्यूल में, ठीक कह रहा है बच्चा, क्योंकि ये मसला अगर जीएसटी में आ जाता तो बहुत मतलब कि फसाद हो जाता, क्योंकि दारू का लाइसेंस है ना। अब जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, मैं केस भी पहले पूरा समझा देता हूँ। एस एन सन ही ठीक है यार, एस एन सन विशेष टू स्टार्ट सप्लाइंग लिक्कर इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ ये लिक्कर की सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट अप्लाई फॉर अ लाइसेंस फॉर सेलिंग लिक्वर टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर विच चार्ज अ फी। यार जैसे लिक्कर वेंड्स होती हैं, जैसे हिंदी पंजाबी च अपन ठेका भी कह देते हैं, तो ये ऐसे नहीं होता कि आप दुकान किराए पे लो और दारू मंगवा के बेचनी शुरू कर दो।
ये यदि ऑक्शन होती है और बिड डाली जाती है कि लाइसेंस मिल गया कि आप इसमें दारू बेच सकते हो अब, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा पैसे लेती है लाइसेंस लेने के लिए। पता है ना ये सबको। मतलब कि लिकर वेंड, मतलब कि अगर ऐसी जगह पे हो ना जहाँ बहुत ज्यादा शराबी शरूबी या शाम के वक्त बहुत लोग गुजरते हैं, तो 5-5 करोड़ भी होता है एनुअल, एक साल का, इतनी लाइसेंस फी होती है। तो अब सवाल ये उठ गया था कि ਜਿਹੜਾ ये लिकर इटसेल्फ है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पर जो गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है कि इन ऑर्डर टू कैरी ऑन दैट बिजनेस, तो क्या उस लाइसेंस पे, क्योंकि बाकी कई लाइसेंसेस पे जीएसटी लगता है, तो क्या उस लाइसेंस पे जीएसटी लग सकता है? यही वो आपसे पूछ रहा है। एग्जामिन वेदर द ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट टू एस एन सन क्वालिफाई एज ए सप्लाई। सर एलिमेंट तो इसके अंदर थे काफी सप्लाई बनने वाले, पर इस क्लैरिफिकेशन ने बचा लिया। अब इसका आंसर सारे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ वो भी और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, क्योंकि ये आपको आ सकता है। सर्विस बाय द वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन नोटिफाइड टू बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। साफ क्लियर कर दिया कि अब जिस तरह पंजाब में, चंडीगढ़ में रिस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज होती हैं, वो अपने लिखकर वेंड आइडेंटिफाई करते हैं कि इतने ठेके हमने शहर में खुलवाने हैं, फिर उसे एडवर्टाइज करते हैं, लोग बिड करते हैं, उन्हें सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ फीस लाइसेंस मिल जाता है। तो वो जो लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देगी, उसे भैया सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानना, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं मानना, साफ कह दिया उसने। सच लाइसेंस इज ग्रांटेड अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी और बाय वट एवर नेम इट इज कॉल्ड। अब कंसिडरेशन को नाम आप लाइसेंस फी दे दें, एप्लीकेशन फी दे दें, बिड मनी कह दें, जो भी कह दें यार, उस लाइसेंस फी पे जीएसटी नहीं है। अब कहते हैं ये जो दिस स्पेशल डिस्पेंशन इज एप्लीकेबल, मतलब कि डिस्पेंशन मतलब छोड़ा गया, जैसे मतलब कि माफ कर दिया कि ठीक है ये सप्लाई नहीं है, कहता है ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली टू द सप्लाई of service by the grant of liquor license by state government as an agreement between center and state, and it is not applicable or has no precedence value in relation to grant of other licenses वेयर द जीएसटी इज पेबल। कहता है ये लिकर वेंड खोलने के लिए जो लाइसेंस दिए जाते हैं उनको माफ किया गया है, बाकी और जो गवर्नमेंट कई तरह के लाइसेंस देती है, परमिट्स देती है, अब उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी लाइसेंस अगर गवर्नमेंट देगी तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। हाँ, बाकी लाइसेंसेज आप ये चेक कर लो कि कहीं एग्जामिशन नोटिफिकेशन में कवर ना हो रहे हो। इसको तो आउटराइटली उसने सप्लाई ही नहीं माना। तो भाई अगर इसमें सवाल आता है तो जरा क्वालिटी आंसर लिख देना। पहले तो आप ये वाली चीज तो की है कि ये तो बताओगे बताओगे उसको कि भाई ये कुछ नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। फिर अगर आप इस पैराग्राफ को भी थोड़ा जा अपनी वर्डिंग में मोल्ड करके लिखोगे तो आपको 2 में से 2 देगा, वो 2 नंबर का ही पार्ट है ये। यहाँ वो इतना कहना चाह रहा है कि जो ये स्पेशल एक तरह से कंसेशन दिया है या डिस्पेंशन दी है वो ओनली टू दी ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस है। अदर टाइप ऑफ लाइसेंसेज विच आर इशूड बाय सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके ऊपर जीएसटी लग सकता है अनलेस दे फॉल इन एग्जम्पशन कैटेगरी। तो नीचे वो कंक्लूड करता है, दस इन द गिवन केस द ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट टू एस एन कंपनी इज नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। पहले सच्ची सच्ची बताओ, जब केस देखा था आपको याद आ गया था कि पढ़ा हुआ है? बस फिर तो सही है, फिर मेन चीज यही है। बाकी जी आगे ना अब ज्यादा कॉम्पोजिशन ने चलना है, उसकी हमने तब भी बहुत कोशिश की थी कि भाई प्रैक्टिस। हम्म कोई नहीं सर, वो उसके लिए मॉड्यूल खोलते हैं, पहले एक बार इसको खत्म कर लें। आप मॉड्यूल में मेरे को ना एग्जैक्टली इतने में आप पे नंबर वगैरह बता देना, तो मैं उस पर भी ले जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमिन वेदर द सप्लायर इन द फॉलोइंग केस आर एलिजिबल फॉर composition levy provided their turnover in preceding year does not exceed 1.5. Mohan is engaged in providing legal service in Rajasthan and registered in same state। ਇਹਦਾ पहले यार रिवाइज ही कर लो, क्या ये हो सकती है यदि कॉम्पोजिशन करा सकता है बंदा? थोड़ा ठीक तरह बताओ, सारी कहानी सुनाओ। हाँ, जो नॉर्मल वाली है वो तो होएगी नहीं, और वो जो मार्जिनल थी कि 10% और 5 लाख वाली, वो भी नहीं हो पाएगी, याद है ना? ये तो पूरा पूरा सर्विस प्रोवाइडर है, पर एक जो नई आ गई है उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ना पूरा ऐसे दिया हो कि सारी रिवीजन हो जाए। अब जैसे वो कहता है कि भाई यहाँ पे जो नॉर्मल वाला है उसमें तो भाई ये अदर देन द सप्लाई रेफर्ड इन दिस आर एलिजिबल 10(1).
फिर उसके बाद कहता है 10(1) में मार्जिनल सप्लाई आप सर्विस की कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो आया 1/120 से, ही मे ऑप्ट फॉर अ कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 10(2)(a), क्योंकि इसका टर्नओवर अगर इतने से ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। देन उसके बाद अगले वाले में तो आप समझ ही गए हैं कि वो कह रहा है जी रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सप्लाई गुड्स इन नेबरिंग स्टेट। ये तो इंटर स्टेट हो गया। बोलो। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स तो मुश्किल है भाई। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन, तो ये कॉम्पोजिशन नहीं करा पाएगा। फिर अगले वाले में बारीकी है, ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला। हाँ ध्यान से, ओ नो पसंद। अजय देवगन को ध्यान रखा करो पान मसाले जब आए, समझे कि नहीं। तो पान मसाले के बारे में वो अभी पढ़ना क्या लिखेगा वो कह रहा है कि भाई कॉम्पोजिशन स्कीम में ये बैन होता है, ये सारा ये जो लिखा हुआ, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स नोटिफाइड अंडर दिस सारे आगे, कहता है वो तो मैन्युफैक्चरिंग है। However, in this case, the Moon Enterprise engaged in the trading of पान मसाला, not the manufacturing, और टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, तो इट मीन्स ही इज एलिजिबल। आपने एलिजिबल ही बोला होगा। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ध्यान रखा करो। क्यों समझ लिया, आंखें खोलो थोड़ी। मैन्युफैक्चरर समझ लिया, ट्रेडिंग लिख के पारा, अब वो मैन्युफैक्चरर समझ रहे हो। अनुज। यस सर। चलो कोई नहीं। मिस्टर राम इज रनिंग अ कंसल्टेंसी फर्म एंड ऑल्सो रेडीमेड गारमेंट शोरूम, ये भी असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है वैसे। रजिस्टर्ड इन द सेम पैन, टर्नओवर ऑफ शोरूम इज 120 लाख, receipt of consultancy firm is 12 लाख इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। कहता बताओ क्या ये एलिजिबल है कि नहीं। सर वही कहानी पड़ जाएगी, टर्नओवर आप देखो ना, रेडीमेड गारमेंट्स का भी है, तो साथ साथ आपकी कंसल्टेंसी भी है। तो इसमें वो पहले तो बताएगा सारी थ्योरी कि भाई देखो रेस्टोरेंट के अलावा और नहीं होते थे, फिर उसके बाद मार्जिनल स्कीम आ गई कि ये दोनों करने हैं तो ऐसे है। अब सर यहाँ पे 120 लाख और सीट ये इतनी है, तो इस पे ये टोटल टोटल लगाएगा कि 1.32 है विच डज नॉट एक्सीड, तो 1.5 करोड़ वाली बात तो चेक होगी। राम इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन इन करंट फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइडेड वैल्यू कंसल्टेंसी इतने से ऊपर नहीं जानी चाहिए, लिखा था ऐसा कुछ। हम्म, ये सब सही जाना चाहिए। कहता वेदर इट इज पॉसिबल मिस्टर राम टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन ओनली फॉर शोरूम, ऐसा होता है ना, एक तरफ रहना पड़ता है। हाँ, एक पेन पे सेम ही चलना पड़ेगा। राम कैन नॉट ऑप्ट कॉम्पोजिशन फॉर वन एंड नॉर्मल फॉर अनदर। उसका मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जुगाड़ बताया हुआ है कि भाई ये क्लाइंट पीछे ही पड़ जाएगी, कराओ सी साहब। उसे कोई नहीं, दोस्त के साथ एक पार्टनरशिप फर्म बना लो और क्या, उसका अलग पैन होगा, उसमें वो काम कर लो। याद है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली भी जवाब देना आना चाहिए। एच बना लो, उसका पैन अलग होता है, वहाँ वो काम उस नाम पे कर लो, इस काम को कॉम्पोजिशन में रख लो, वहाँ रेगुलर रख लो। पर इतना नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में जब क्लाइंट को ये बता दो ना कि ऐसा करने से होगा, ओके का नहीं ना यार, वो तो फिर पंगा है, फर्म बनानी पड़ेगी, फर्म के पंगे अपने होते हैं। रीवर्क इफ द राम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट एज वेल एज रेडीमेड गारमेंट शोरूम वेदर ही इज एलिजिबल। अब तो रेस्टोरेंट कर दिया यार, क्या फर्क पड़ेगा। और रेस्टोरेंट तो वैसे भी उसमें आ जाता है, रेस्टोरेंट सर्विस तो वैसे ही उसमें आ जाती है, बस फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी काम करो, 1.5 करोड़ तक करो बस। तो 1.5 करोड़ तक की लिमिट लगा दी है उसने। फिर उसके बाद वो कहता है कि भाई लास्ट केस में इफ द टर्नओवर ऑफ गारमेंट शोरूम इज 135 इन प्रोसीडिंग एंड देयर इज नो कंसल्टिंग फर्म, फिर तो फ्लैट ही है, जब 135 है तो एलिजिबल रहेगा ही। ये जो वाला है ना, ये 8 तो बहुत आसान है मॉड्यूल का, 7th में ना कई लोग गलत कर देते हैं। अब पढ़ के आंसर थोड़ा हम नीचे ही रखें जरा, आप चेक करना आपने ठीक किया हुआ कि नहीं। राम इज ए डीलर हु इज सेलिंग द टैक्सेबल गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स दैट इज लिकर, मतलब कि जीएसटी के अंदर आता ही नहीं है, ठीक है ना, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। इधर टर्नओवर इतना इतना है। अब वो आपको 35 लाख 10 15 सब बता रहा है, जीएसटी एग्जम्प्टेड। कहता बताओ क्या इसका कॉम्पोजिशन हो जाएगा। कारण कारण है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई में डील करता है ना, वो वाला डीलर फिर एलिजिबल नहीं होता। इफ पर्सन इज सेलिंग द गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर जीएसटी इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। चाहे आपका टर्नओवर नहीं एक्सीड होता बट आप एलिजिबिलिटी गवा चुके हैं, क्योंकि जब हम कंडीशंस पढ़ते हैं ना कि फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन, ता तो बहुत बार लिख के आता है पर्सन डीलिंग इन अ नॉन टैक्सेबल गुड्स, पर वो जब प्रैक्टिकली केस में कर लो तो कॉन्फिडेंस हो जाता है, अच्छा है ये मतलब था। फिर उसके बाद ये वाले रिवर्स चार्ज वाले हैं यार, ये तो सही हुए होंगे।
अब सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी, इसमें किसके ऊपर होता भाई? रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है। अगले वाले में गलत होना है जो होना, तो अगले वाले में गलत होना है जो होना, उसका ठीक कर लेना। स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इंडिविजुअल। अब हाँ, क्योंकि रिवर्स चार्ज तब लगेगा जो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म हो। यहाँ पे वो कह रहा है जी कंपनी है, बोलो ही देख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली कंपनी ही लायबल रहेगी फॉरवर्ड चार्ज में। लास्ट वाला तो चलो ठीक ही है। तो ठीक था भाई, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। अब जतिन जी आपने वो ढूंढिया पॉइंट जेड़ा कह रहे हैं, मैं क्या फिर लगे हाथ ये भी हो जाए। मुझे पे नंबर ढूंढ दो या फिर। हाँ जी। चार्ज में, चार्ज में ही होगा। हम्म। पे नंबर बता दे, मेरे पास मॉड्यूल तो यहाँ पड़े ही होते हैं, वो तो कंप्यूटर में ही है, मेरे को तो पे नंबर दे दे। अच्छा बच्चा बाहर है। क्या कहाँ पे जाना है मैंने शेड्यूल? मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं क्या बाकियों का टाइम। एंड की तरफ है, एंड की तरफ ही होगा। शेड्यूल 3। यार सप नहीं, ये चार्ज में नहीं, सप्लाई में होगा यार फिर। सप्लाई में होगा। किसी का मॉड्यूल पड़ा है यार भाई, मॉड्यूल में से पे नंबर ढूंढ दो, बच्चा जो कह रहा है। चलो, क्योंकि इधर तो फिर ना इसमें फाइल थोड़ी स्लो चलेगी। चलो चलो, कोई नहीं। हाँ हाँ, करेंगे कोशिश यार। एक्चुअली ना, ये आ गया। कहाँ पे अब कॉम्पोजिशन से आगे जाऊं? कितना? 49 पेज नंबर। बस बस पहुंच ही गए, पहुंच ही गए फिर तो। हाँ ये वाला, ये ये वाला। हाँ इसमें अब, हाँ वो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल पूछनी होगी तूने। और सुबह भी एक बच्चे ने डाउट पूछा था। भाई यार ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसको जरा समझा भी करो। ये कहता है कि इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस, तब भी मैंने समझाया था कि भी जैसे अब ट्रक है, ट्रेन्स है, बसेस हैं, टैंकर हैं, ट्रॉलर है, बहुत कुछ है। अब वो मूव करते हैं बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन। जैसे यहाँ ये बना भी हुआ है कि मोहाली से पानीपत चले गए गुड्स अपने ही ट्रक में। तो इन्होंने ये कहा था कि जो इंटर स्टेट मूवमेंट होएगी, दैट शिल बी ट्रीटेड नीदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखो ना ध्यान से, अगर मेरा अपना मोहाली में शोरूम है और मैं अपने गुड्स पानीपत भेज रहा हूँ, पर मैं बाहर से आउटसाइड ट्रांसपोर्टर मंगवाता हूँ, फिर तो जीटीए सर्विस आ गई। बोलो ही समझ रहे हो। पर जो मैं कहूँ जी ट्रक मेरा ही है, इधर मोहाली से लोड हुआ है, और पानीपत अपनी वो ब्रांच है, वहाँ वो छोड़ा है सामान। अब अगर कहानी बना दें, क्योंकि इसमें वैसे तो कंसिडरेशन नहीं है, पर अगर आप कहानी बना दें कि हाँ भाई नहीं है कोई बात नहीं, बट है तो बिटवीन दी डिस्टिंक्ट पर्सन्स, तो इसे तो हम सप्लाई मानेंगे। तो काउंसिल ने ये बहुत पहले, मतलब कि ये आप देखें ना, कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं है, बहुत पुरानी बात है 2017 की, क्लियर कर दिया था कि इस तरह की मूवमेंट तो होएगी होएगी, पर इसमें हम जीएसटी का पॉइंट नहीं बनाएंगे। द अबव एक्टिविटी मे नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, कॉन्सिक्वेंटली इस पे कुछ नहीं है। However, applicable CGST ये वो may be leviable on repair maintenance done for such conveyance। अगर रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह की जाती है, उस पर तो ऑब्वियस है लगेगा। फिर इसकी और एक और एक्सेप्शन भी होती है, जो शायद इन्होंने एंड में उस बात को क्लियर किया हो, शायद ना भी क्लियर किया हो। अगर वो मूवमेंट इन कोर्स ऑफ सप्लाई है, मतलब कि आपका काम ही ये चीज़ें बेचने का, तो यहाँ से वहाँ वो इसलिए गए हैं कि उस ब्रांच से बिकेंगे, फिर तो वही हो जाएगी स्टॉक ट्रांसफर। बोल भी समझ पा रहा है? फिर उसमें फिर एक ये क्रेन क्रून भी बन के आ गई। इसके अंदर भी यही सारी चीज बताई है, रिग्स टूल्स एंड स्पेयर, गुड्स ऑन व्हील लाइक क्रेन्स, ये भी ये कह रहा है कि ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये भी आ जाता होता है, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, आना चाहिए। बाकी ये वाला तो आपको पूछ ही लिया था मैंने। अब कल कौन सा है यार तुम्हारा? अच्छा चलो, वो तो ठीक ही है, अकाउंटिंग और जीएसटी तो फिर भी शांत है। ज़्यादा दिमाग के तो कॉस्ट और टैक्स में ही होने होते हैं। बाकी एडवांस का भी कल अच्छा था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है भाई, डन है। आज तो मेरे हिसाब से सबके ही अच्छा हुआ हुआ है। कितने कितने परसेंट आप कह लो, ठीक है 80% होगा आज, तो 80% से बात करनी चाहिए। 80% एक्यूरेसी तो होगी आज। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, बाकी फिर कल मिलते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके जी। ओके जी, ओके। ओके जी। ओके जी।